Hello everyone, welcome to Decode UPSC PCS. This is another video of the Polity घटना चक्र सीरीज and हमारा आज का टॉपिक रहेगा सुप्रीम कोर्ट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. वी नो कि इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है. वी ऑल नो दिस. इस इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में अपना सुप्रीम कोर्ट टॉपर है एंड सुप्रीम कोर्ट के नीचे आ जाएंगे आपके वेरियस अदर हाई कोर्ट्स. सो जो हमने सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी का सिस्टम लिया है, ये हमने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. क्लियर? इसके अलावा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, दैट इज ये इनॉग्रेट कब हुआ था. ये फैक्चुअल क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है. सो डू रिमेंबर कि 28 जनवरी 1950 को अपना सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट हुआ था. ओके, रिपब्लिक डे के 2 डेज बाद. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 124 से लेकर 147 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आपको पता है पार्ट 5 डील करता है यूनियन से, पार्ट 6 डील करता है स्टेट से. यू नो इट. सो पार्ट 5 आर्टिकल 124 टू 147 ये हमारी बात करता है सुप्रीम कोर्ट की. क्लियर? अपार्ट फ्रॉम इट जो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो दैट स्ट्रेंथ क्या रहती है सुप्रीम कोर्ट की. अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं है मेंशन स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. स्टेटमेंट ऐसे आ जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी. अभी जो स्ट्रेंथ है वो है 37+1. रिसेंटली अभी ऑर्डिनेंस पास हुआ है, इट इज अ करंट न्यूज़. सो अब स्ट्रेंथ हो जाएगी 37+1 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई वांट टू टेल यू, जो जजेस होते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. क्लियर? प्रेसिडेंट अपने कंसल्ट करते हैं विद अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट एज नेसेसरी. अगर हाई कोर्ट के अपॉइंट करने हैं सो दे विल कंसल्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट. क्लियर? अब हम बात करते हैं दैट कंडीशंस क्या है इफ यू वांट टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. क्लियर? व्हाट आर द कंडीशंस टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? इन दिस बॉक्स कंडीशंस आर देयर. पहला है आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. ओके. सेकंड कंडीशन है दैट एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए आप जज रहो हाई कोर्ट के. अब ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 ईयर्स किसी एक हाई कोर्ट के जज थे, फिर 3 ईयर्स आप किसी और हाई कोर्ट के जज थे, वो भी चलेगा. टोटल आपके 5 ईयर्स होने चाहिए. लाइक फॉर 5 ईयर्स इन कंटिन्यूअस आप किसी हाई कोर्ट के जज रहे हो. ये सेकंड कंडीशन है. थर्ड कंडीशन है अगर आप एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट के. सेम कंडीशन, 2 और मोर कोर्ट्स हो सकते हैं. एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स और मोर. क्लियर? मतलब एटलीस्ट 10 ईयर्स तो होना चाहिए आप एडवोकेट रहे हो इन 1 हाई कोर्ट और 2 हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन. जो आपकी फोर्थ कंडीशन है वो है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कंडीशन हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन में नहीं आती है. गेटिंग इट? ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन में आती है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट. सो हमने कंडीशन अभी डिस्कस करी है. कौन अपॉइंट होगा एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? फर्स्ट, सिटीजन ऑफ इंडिया. फर्स्ट कंडीशन है सिटीजन ऑफ इंडिया. सेकंड कंडीशन है अगर आप जज रहे हो ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स. ये एक हाई कोर्ट भी हो सकता है या फिर मोर देन 1 हाई कोर्ट इन सक्सेशन पर कंटिन्यूस रहना चाहिए. थर्ड कंडीशन है दैट आप एडवोकेट रहे हो इन हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स. एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, बट ये चीज़ कंटिन्यू रहनी चाहिए. एंड आपकी फोर्थ कंडीशन है दैट आप डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. और याद रखना ये कंडीशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है. इट इज़ नॉट फॉर द हाई कोर्ट जज. क्लियर? ओके, लेट अस सी नेक्स्ट. हाँ, इसके अलावा आप ये वाली चीज़ भी याद रखना, कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं है. कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं है. इसके अलावा लाइक नंबर ऑफ जजेस कितने रहेंगे ये डिसाइड कौन करेगा? पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी जो डिसाइड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस रहेंगे. लाइक अभी मैंने आपको बताया है ऑर्डिनेंस पास हुआ है. सो दैट इज ऑल्सो द पावर ऑफ द पार्लियामेंट ओनली. ऑर्डिनेंस उन्हीं चीज़ों पर बन सकता है जिससे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है. सो ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग 37+1 जजेस हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में. इसके अलावा जो बन रहा है अब जज, उसको ओथ एंड अफर्मेशन बिफोर प्रेसिडेंट लेना होगा. ओके, आपको अगर रिजाइन करना है तो वो प्रेसिडेंट को करना होगा रिजाइन. इसके अलावा दे आर सेइंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमूव भी हो सकते हैं. ओके, अगर वो रिजाइन नहीं करें हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं. प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस आ रहे हैं. सो एड्रेस शुड बी बाय बोथ द हाउसेस फॉर हिज रिमूवल. एंड जो रिकमेंडेशन होगा पार्लियामेंट का सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का, ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम इम्पीचमेंट नहीं बोलते हैं, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस. लाइक दिस इज नॉट रिटन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट आप यूज कर सकते हो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर ये है कि हम रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, बट क्या ग्राउंड्स हैं उन पे जिन्हें हम रिमूव करें? सो 2 ग्राउंड्स हैं, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड दूसरा है इनकेपेसिटी. क्लियर? इसके अलावा यू आर हैविंग द रिटायरमेंट एज वो है 65 ईयर्स. इसके अलावा आपके पास है आर्टिकल 127 जो बात करता है कि जो सीजेआई हैं वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बना सकते हैं टेम्पोररी पीरियड के लिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में उतना कोरम नहीं है. गेटिंग इट? सुप्रीम कोर्ट में अगर कोरम ऑफ जजेस कम पड़ रहा है फंक्शन करने के लिए,
इन दैट केस जो अपने CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बना सकते हैं। एडहॉक मीन्स टेम्पररी जज बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का फॉर अ टेम्पररी पीरियड। ओके, एंड इसके लिए इन्हें क्या करना होगा, क्योंकि किसी हाई कोर्ट के जज को बना रहे हैं एडहॉक जज, तो उसके लिए इन्हें परमिशन लेनी होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एंड चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट जिसका जज आप लेकर जा रहे हो एज एन एडहॉक जज। गेटिंग इट? ये अपने आर्टिकल 127 में है। रिमेंबर दिस आर्टिकल 127, ये रिलेटेड है एडहॉक जज से रिलेटेड, कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोरम ऑफ जजेस कम पड़ रहा है तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही कैन अपॉइंट एनी जज ऑफ हाई कोर्ट एज अ एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टेम्पोररीली। इसके लिए इन्हें दो लोगों की परमिशन चाहिए, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट जिसका जज आप बना रहे हो एडहॉक। क्लियर? अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड या फिर बेसिकली कोई बेंच बैठी है जो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से डील कर रही है कोई केस, तो उसका कोरम होना चाहिए एटलीस्ट 5 जजेस। डू रिमेंबर? क्लियर? आर्टिकल 127 याद रखना। इसके अलावा आता है अपना आर्टिकल 129 जिसमें हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये वाली बात याद रखना। ओके, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बेसिकली ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। लाइक कोई सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट की लाइक जो उसकी ग्लोरी है उसको कोई हार्म करने की कोशिश कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उसके जजेस को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, सो इन दैट केस आर्टिकल 129 जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है उसके थ्रू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप लगा सकते हो उस पर। क्लियर? फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 131 की जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की बात करता है। जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है अपने सुप्रीम कोर्ट का वो रिलेटेड है उन डिस्प्यूट्स में जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्प्यूट हो रहा है कोई 2 स्टेट्स के साथ, या सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्प्यूट हो रहा है कोई 1 स्टेट के साथ, या कोई 2 स्टेट्स में डिस्प्यूट हो रहा है। गेटिंग इट? ये सारे केसेस आएंगे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर? ओके, इसके अलावा है आपका आर्टिकल 131 में मैंने आपको बता दिया ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। इसके अलावा आपका आर्टिकल 132 से लेके 136 ये बात करता है एपेलेट जुरिसडिक्शन की। ओके, इसमें अलग अलग आते हैं एपेलेट जुरिसडिक्शन इन क्रिमिनल मैटर्स, एपेलेट जुरिसडिक्शन इन सिविल मैटर्स। ये हम एमसीक्यूज के थ्रू अभी कवर कर लेंगे। ओके, सो याद रखना 132 टू 136 इससे डील करता है। 131 बता चुकी हूँ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन से डील करता है। इससे पहले 127 बता चुकी हूँ जो एडहॉक जज की बात करता है। इसके बाद 129 बता चुकी हूँ जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सो ये आर्टिकल्स याद रखने हैं, भूलने नहीं है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 136 की। ये बात करता है कि द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स conferred by Article 136 can interfere to quash the decision of a quasi-judicial tribunal when the tribunal has either exceeded its jurisdiction or has approached the question referred to in a manner likely to result in injustice. Okay? बेसिकली इस प्रोविजन को आर्टिकल 136 वाले को हम नेचुरल जस्टिस वाला प्रोविजन बोल देते हैं। ओके, फिर आर्टिकल 137 में आपकी रिव्यू पिटीशन। डू नोट डाउन व्हाट आई एम टेलिंग यू। 137 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपना ही जजमेंट रिव्यू कर ले। ओके, सो रिव्यू पिटीशन ऑफ 137। जुडिशियल रिव्यू हमें पता ही है, जुडिशियल रिव्यू जो है दिस इज सुप्रीम कोर्ट नहीं इवॉल्व कर रहा है ना ये। गेटिंग इट? फिर हम आर्टिकल 143 की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन उसकी सीक कर सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट को अगर किसी टॉपिक पर ओपिनियन सीक करनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज से सीक कर सकता है। अब इन्होंने टॉपिक्स बता दी क्या क्या टॉपिक्स हैं। ओके, अगर क्वेश्चन है ऑफ लॉ और फैक्ट, इफ द क्वेश्चन इज ऑफ व्हाट इज रॉन्ग, question of law fact of public importance on which he thinks it is expedient to obtain such an opinion, or any dispute arising out of the pre-constitutional treaty, agreement, covenant, engagement or other similar instruments. In first case, अब इन्होंने 2 केसेस बता दिए। पहला केस है अगर क्वेश्चन है ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, लॉ पे किसी फैक्ट पे क्वेश्चन है, उन्हें पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड करंट में कुछ चल रहा है उसे उस पर उन्होंने ओपिनियन चाहिए। एक फैक्ट, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है अगर प्रेसिडेंट को ओपिनियन चाहिए डिस्प्यूट पे, और वो डिस्प्यूट किससे रिलेटेड, डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट, एंगेजमेंट और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। तो याद रखना जो सेकंड केस ये जो बॉक्स में मैंने आपको बताया है इसमें सुप्रीम कोर्ट को इट इज बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट बेसिकली कि सुप्रीम कोर्ट को अपना आंसर देना है प्रेसिडेंट को। ओके, जो फर्स्ट केस मैंने आपको बताया लॉ फैक्ट और पब्लिक इंपॉर्टेंस, इसमें इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट बाइंडिंग। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है कि मैं इस पर आंसर नहीं देना चाहता। बट जो मैंने आपको सेकंड केस बताया प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट, इन दिस केस इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट कि वो अपनी ओपिनियन दे प्रेसिडेंट को। ओके, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कोई भी केस किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में सेंड कर सकता है। ओके, पर यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी सुप्रीम कोर्ट ने ही इवॉल्व किया था। केस हमें पता है केशव नंदा भारती केस ऑफ 1973।
सो बेसिकली हमने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर डिस्कस कर लिए हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। अब हम आएंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम घटना चक्र पे। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड इन इंडिया। अब तक बिल्कुल आपको लर्न हो जानी चाहिए ये चीज़। 28 जनवरी 1950, बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में ही। 28 जनवरी 1950 इंट्रोडक्टरी डेट, इनॉग्रेशन डेट। सुप्रीम कोर्ट और इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड by an act of parliament, under Indian Independence Act, under Indian Government Act 1953, by the Indian Constitution। तो क्लियर है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अभी आर्टिकल्स पढ़े हैं, आर्टिकल 1, 24, 7, 47, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the provisions relating to appointment of Supreme Court and High Court judges in the Indian Constitution were incorporated on the basis of published recommendations given by Dash Committee। ये बोल रहे हैं जो अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो किस कमेटी ने रिकमेंड करे थे। मे बी यू आर स्टडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो अब याद रखना ये सप्रू, तेज बहादुर सप्रू कमेटी थी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये अपने पार्लियामेंट के पास है पावर। क्लियर? पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? अभी रिसेंटली 37+1 हुए हैं, ये थ्रू ऑर्डिनेंस हुआ है। नेक्स्ट, करंट सैंक्शन स्ट्रेंथ इज इररिलेवेंट, अगर अब आएगी तो ये आएगी 37+1। सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड, बता दिया मैंने 37+1, सेम क्वेश्चन। ओके, 7th क्वेश्चन इज ऑल्सो स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, 8 पढ़ लेते हैं। टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स। एडवोकेट तो 10 ईयर्स तक था, यस, और हाई कोर्ट के जज की क्या थी ईयर्स, 5 ईयर्स। कंडीशन, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की 4 कंडीशंस क्या थी। फर्स्ट था इंडियन सिटीजन, सेकंड था जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, 1 और मोर हाई कोर्ट भी हो सकते हैं बट वो सक्सेशन में होना चाहिए। थर्ड कंडीशन थी एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, एक हाई कोर्ट या मोर देन 1 हाई कोर्ट भी हो सकता है। एंड फोर्थ कंडीशन वॉज डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है एडवोकेट की एज, मतलब एडवोकेट की क्या कंडीशन थी। सो इट वाज 10 ईयर्स। क्लियर? 10 ईयर्स तक अगर आप एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट के तो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु अपॉइंट्स द सुप्रीम कोर्ट जजेस। क्लियर? नेक्स्ट, रेजिग्नेशन लेटर बाय अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस टू, जो अपॉइंट कर रहा है उन्हें ही एड्रेस करेंगे वो। इन्हें कौन अपॉइंट कर रहा है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, प्रेसिडेंट, तो ये अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही देंगे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, एंड आई थिंक दिस इज गिवन इन आर्टिकल 124। There shall be a Supreme Court of India consisting of Chief Justice and until Parliament by law prescribes a larger number, मतलब वही बता रही है strength. Okay. Clause 2 is saying every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with such of the judges of the Supreme Court and of the High Courts. Okay. Then यहाँ पे आपको एज गिवन है कि 65 years तक आप रह सकते हो। Okay, let us see the next question. A judge of Supreme Court may resign his office by writing to, पता है आपको, to the president. Next, how can a judge of the Supreme Court be removed? पहला है by will of the chief justice, no. by the president, हाँ, पर president की भी कुछ conditions होती हैं, this is solely wrong. Third, by the president on the recommendation of CJI of Supreme Court, no. by the president on the recommendation of Parliament, yes, this is the correct answer. Clear? He can be removed by the president on the recommendation of the Parliament. Important है पूरा पढ़ना. Next, consider the following statements. Okay, which of the above statements are correct? देख लेते हैं. First, the motion to impeach the judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of Lok Sabha as per Judges Inquiries Act 1968. तो ये रॉन्ग है. अगर कोई मोशन आता है इम्पीच करना है हमें जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट में आ रहा है, तो स्पीकर के पास है पावर कि वो उसे रिजेक्ट कर दे. ही हैज़ दैट पावर. यहाँ पे है कैन नॉट, तो ये रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव डिटेल्स. ये बात आप याद रखना, जब भी ऐसी स्टेटमेंट आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस गिव डिटेल्स, एकदम आपके कान खड़े हो जाने चाहिए. ऐसे स्टेटमेंट मोस्ट प्रोबेबली रॉन्ग होते हैं जो हमने PYQs के बेसिस पे ड्राइव किया है. ओके, The second statement is saying the Constitution of India defines and gives details of what constitutes incapacity and proved misbehavior of the judges of the Supreme Court of India. Wrong. Obviously, Constitution नहीं define करता है कुछ. Third and fourth देख लेते हैं. The details of the process of impeachment of the judges of the Supreme Court of India are given in Judges Inquiries Act. Obviously, और कहाँ given होगा? Impeachment की details कहाँ given है? Judges Inquiries Act 1968 पे. इस पे UPSC में PYQ भी आ चुका है. Okay, this is correct. Fourth. Okay, so statement 4 क्या बोल रही है? The motion for the impeachment of a judge, ये अपना रॉन्ग था, ये अपना रॉन्ग था, ये अपना करेक्ट था. जजेस इंक्वायरीज एक्ट में ही है डिटेल्स. फोर्थ बोल रहा है इफ द मोशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ अ जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग द लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस.
दैट इज स्पेशल मेजोरिटी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि रिमूवल का मोशन अगर आपको पास करना है वो स्पेशल मेजोरिटी से होगा, वही बोल रही है ये स्टेटमेंट। ओके, सो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग। दैट इज सी, yes, option C is the correct answer, 3 and 4. Next, a judge of the Supreme Court can be removed by the President of India after, obviously कब रिमूव होगा? अब जब इम्पीचमेंट हो चुका है पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने स्पेशल मेजोरिटी से, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने मोशन पास कर दिया है बाय स्पेशल मेजोरिटी, इन दैट केस जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, 15th क्वेश्चन, एज ऑफ रिटायरमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट इज, दिस इज 65 years. What is the retirement age? Same question, it is 65 years. ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय, ये कह रहे हैं डिटरमाइन कौन करेगा? सो याद रखना सैलरीज पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है एंड ये चार्ज होती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, वोटेड नहीं होती हैं। ओके, दिस इज नॉट वोटेड, दिस इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? ठीक है, हमारा आर्टिकल 50 बात करता है इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी की, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की। सो ऑटोनॉमी ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट ऑल्सो। Let us see first statement. While appointing the judges of the Supreme Court, the President of India has to consult Chief Justice of India. Yeah, this is correct. He used to consult, and CJI भी collegium से discuss करके बताते हैं. We have read that. Second statement. The judges of the Supreme Court can be removed by Chief Justice of India only. This is completely wrong. अभी पढ़कर आए हैं ऊपर. President remove करता है. वो भी किस केस में? जब both the houses of Parliament they pass a motion for removal. वो भी special majority से. Second is wrong. Third, the salaries of the judges are charged on the consolidated fund of India to which the legislature does not have to vote. अभी बताया मैंने ऊपर कि सैलरीज जो होती हैं जजेस की वो चार्ज होती हैं, they are not voted. तो थर्ड करेक्ट है। Fourth, all appointments of officers and staffs of the Supreme Court of India are made by the government only after consulting the Chief Justice of India. This is wrong. Getting it? गवर्नमेंट कैसे कर लेगी? ये तो ऑटोनॉमी के खिलाफ अगर गवर्नमेंट इंटरफियर कर रही है अपॉइंटमेंट्स में, सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स में अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो इस केस में क्या हो रहा है? आर्टिकल 50 वायलेट हो रहा है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। गेटिंग इट? सो फोर्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, consider the following statements. The parliament cannot enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India as its jurisdiction is limited to that conferred by the constitution. जब भी ऐसी चीज आए, आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि पार्लियामेंट ये नहीं कर सकता, तो 90% केस में वो रॉन्ग होता है। पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग। वो अलग बात है कि हाँ नाउ इट इज सब्जेक्टेड टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बट वैसे पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग। ये कह रहे हैं पार्लियामेंट कैन नॉट एनलार्ज जुरिसडिक्शन, दिस इज रॉन्ग। पार्लियामेंट कर सकता है, पार्लियामेंट नंबर ऑफ जजेस भी इंक्रीज कर सकता है। Next, the officers and servants of Supreme Court and High Courts are appointed by concerned Chief Justice and the administrative expenses are charged on the consolidated fund of India. अब आप कहोगे हाँ सब सही है, ठीक है, एक्सपेंसेस भी चार्ज हैं CYFI पे, बट याद रखना ये बस सुप्रीम कोर्ट के जज के होते हैं। हाई कोर्ट के जज के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज होंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे नहीं चार्ज होंगे। रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट आर परमिटेड टू कैरी ऑन प्रैक्टिस बिफोर। सो याद रखना रिटायरमेंट के बाद उन्हें कहीं भी प्रैक्टिस करने का अलाउ नहीं होता है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द कोर्ट्स।